जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवा यादव। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो इस समय हापुड़ जनपद में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये शख्स न सिर्फ एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस और अधिकारी रहे, बल्कि उन्होंने अपनी कार्यशैली से जनता का दिल भी जीता। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के सब इंस्पेक्टर विनोद माल्यन की, जिन्होंने अपने सेवा काल में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के साथ साथ समाज सेवा को भी अपना कर्तव्य समझा। तो आइए मिलवाते हैं आपको एक शख्सियत से। जी सर, सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत, थैंक यू आपका इसका स्वागत के लिए, धन्यवाद। अच्छा सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने अनुभवों को जनता के साथ कैसे साझा किया और आपके पूरे कार्यकाल में कौन कौन सी घटना या मामला आपके सामने सबसे अधिक यादगार लगा? देखिए, पुलिस विभाग में है, घटनाएं तो तमाम होती हैं, तमाम घटनाएं प्रभावित भी करती हैं, लेकिन पुलिस विभाग की छवि को देखते हुए घटना को उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। इस चीज़ में कई घटनाएं ऐसी हुई, मैं कानपुर देहात में घटना हुई जहाँ मुझे इस्तीफा देने तक की नौबत मेरे सामने आ गई थी। मैंने दिया भी था, लेकिन फिर अधिकारियों के उसमें कहने से वापस ले लिया था। उसका समस्या भी सोल्व हो गई थी बाद में। तो इस तरह से तमाम समस्याएं आई हैं। उसी में मेरा ट्रांसफ़र फिर ललितपुर हुआ था। ललितपुर में रहा हूँ, करीब 4 साल वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला पब्लिक का। जी सर। तो इसलिए समस्याओं का तो ज़्यादा उचित विवरण देना उचित नहीं समझता हूँ मैं इस चीज़ विभाग की छवि के हिसाब से। अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपने पुलिस विभाग तक का सफ़र कैसे तय किया? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है। कक्षा 5 तक की शिक्षा मैंने अपने गांव अब्दुलपुर में ली है। मेरा गांव अब्दुलपुर है और थाना पुरकाजी पड़ता है, जनपद मुजफ्फरनगर है, जो रुड़की रोड से थोड़ा 1 किलोमीटर हटकर है। और फिर जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा मेरी कस्बा पुरकाजी में पीबी जनता जूनियर हाई स्कूल में हुई है। इंटर तक की शिक्षा मैंने बरला इंटर कॉलेज बरला में ली है। और उसके बाद मैंने बीएससी मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज से किया सन 86 में। फिर सन 1987 में मैं पुलिस विभाग में भर्ती हो गया था। भर्ती होने के बाद मेरी पहली जो पोस्टिंग मान लीजिए या तैनाती मान लीजिए कानपुर नगर में हुई थी। कानपुर नगर में मैं रहा हूँ सन 87 से लेकर के 1998 तक। 1998 में मेरा पहला प्रमोशन हुआ था। वहाँ से मैं हेड कांस्टेबल की परीक्षा पास करके हेड कांस्टेबल बना था। फिर वहाँ से मेरा स्थानांतरण हरिद्वार हुआ था। उस समय हरिद्वार यूपी का ही हिस्सा था। हरिद्वार उत्तरांचल बनने के बाद भी करीब 9 साल तक हरिद्वार में रहा हूँ। 2009 में जून में हरिद्वार से मैं आया था। उसके बाद वहाँ से मेरी पोस्टिंग सहारनपुर में हुई। सहारनपुर से ही मेरा ये परीक्षा मैंने पास की सब इंस्पेक्टर वाली, वहीं से मैं सब इंस्पेक्टर हुआ। फिर 2013 में मेरी पोस्टिंग कानपुर देहात में हुई एज ए सब इंस्पेक्टर, थाना रसूलाबाद कानपुर देहात में पड़ता, वहाँ पर रहा हूँ मैं करीब 2 साल। वहीं से फिर मेरा स्थानांतरण झांसी रेंज हुआ। झांसी रेंज से फिर मैं ललितपुर में रहा हूँ करीब 4 साल। ललितपुर से फिर मेरा स्थानांतरण 2019 में हापुड़ में हुआ। और हापुड़ में भी मैं फिर सबसे पूर्व में पिलखवा, उसके बाद हापुड़ देहात, फिर बहादुरगढ़, बाबूगढ़ और साइबर सेल आदि थानों में तैनात रहते हुए फिर लास्ट में मैं फिर हापुड़ देहात में पोस्टिंग हुई। और उसके बाद मैं फिर मेरी पुलिस लाइन में पोस्टिंग हुई। करीब 2 महीने पुलिस लाइन में रहा हूँ लास्ट में। फिर पुलिस लाइन से मैं रिटायर हुआ हूँ अभी 38 साल की सर्विस पूरी करने के बाद। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। आपके इस सफ़र में किन पारिवारिक सदस्यों ने प्रेरणा दी और मुख्य रूप से किसका योगदान सबसे अहम रहा? पढ़ाने में तो खैर हमारी माता जी का बहुत योगदान रहा है। अनपढ़ हमारी माता जी थी, लेकिन हमें कभी किसी तरह का उसको अभाव नहीं होने दिया। पिताजी की या बाप की, किसी सभी के बाप की तो साइलेंट सहयोग रहता है जो दिखाई नहीं पड़ता किसी को, लेकिन पिताजी के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता है। बाद में हमारी पत्नी ने हमें खूब सहयोग दिया, भरपूर सहयोग दिया है। उन्होंने हमारे कभी किसी सामाजिक कार्य में या विभाग के कार्य में कभी कोई अड़चन बनने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। अच्छा सर, आपका बचपन कैसे गुजरा पूरा? हम तो किसान के बेटे हैं, गांव में पैदा हुए हैं, तो वही किसान की दिनचर्या, पहले दिन में काम करना, रात को फिर पढ़ने जाना। फिर हम पास में कस्बा पड़ता है पुरकाजी, हम इंटर के बाद हमने वहाँ शिक्षा रात को रह करके वहाँ पढ़ाई की है। दिन में स्कूल जाते थे, रात में हम ना वहाँ जाते थे पुरकाजी। उसमें अपना एक कमरा ले रखा था वहीं बाद में। अपने गांव के 15-20 लड़के वहीं रह के पढ़ाई करते थे वहीं पे। अच्छा सर, आपने ये पुलिस की वर्दी पहनी, किससे प्रेरणा मिली आपको ये चीज़ देखकर? नहीं, प्रेरणा हमें किसी से नहीं मिली। हमारे गांव में जब हम भर्ती हुए थे, मुश्किल से 3 या 4 लोग सरकारी जॉब में थे, जिसमें से पुलिस में कोई नहीं था।
हम ऐसे अचानक पुलिस की भर्ती निकली, पुलिस में फार्म जमा करने चले गए, हम भर्ती हो गए। फिर हमने उसी समय हमारा बीएड में एडमिशन हो चुका था। फिर हमने बीएड इसको डीएवी कॉलेज में अपने प्रोफेसर से पूछा कि हमारी ऐसे सिलेक्शन हो गया है, तो उन्होंने कहा सरकारी नौकरी किसी को मिलती नहीं है, तो आप बेहतर होगा आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लें। तब हमने वहीं से बीएड छोड़ करके फिर इसकी जो है नौकरी ज्वाइन की थी। ऐसे कोई चुनौतियाँ भी आपके सामने आई? चुनौतियाँ तो विभाग में है सर, तमाम तरह की चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन चुनौतियों का ज़्यादा उल्लेख करना तो ठीक से नहीं समझता हूँ मैं। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए, आपका हापुड़ में लगभग 6 वर्षों का कार्यकाल रहा, तो आप हापुड़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हापुड़ की जनता का मुझे सहयोग बहुत अच्छा, प्यार मिला, सम्मान भी बहुत मिला है। और मेरा तो सभी लोगों से ये कहना रहता है, मेरे जैसे एक कहावत रही है पहले कि अपने लिए तो जानवर भी जीता है। जीना वो है जो हम किसी और के काम आ सके, थोड़ा उसको जी कर देखें। मैं इसी सिद्धांत पे जाता मेरा काम करता रहा हूँ पहले से। तो हापुड़ जनता से भी सहयोग मेरा यही अनुरोध है, जो मेरे परिचित हैं सबसे, कि भाई जितनी हम मदद किसी और कर सकते हैं उसकी मदद हमें करनी चाहिए। अच्छा सर, मेरा जैसे पुलिस सेवा के दौरान आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस कहावत को जीवन में उतारा है, जिसमें वह कहते हैं शिक्षा सैनिक का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सही बात है, बाबा साहब ने सही कहा था। मैं भी उसी सिद्धांतों पे चलता हूँ। मैं असल में अपनी बारे में बताऊँ, मैं शुरू से नास्तिक हूँ। पहले मैं बड़ी पूजा पाठ करता था, बाद में घटना ने मुझे नास्तिक बना दिया। उसके बाद मैं पूरा सन 81 के बाद से टोटल नास्तिक हूँ। केवल विज्ञान पर विश्वास करता हूँ, और बाबा साहब के से मुझे प्रेरणा मिली, उन्हीं के सिद्धांतों पे मैं काम करना चाहता हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करता हूँ। 3 चीज़ होती है, एक नास्तिक होती है, एक आस्तिक होती है, वास्तविक होती है। मैं वास्तविक और नास्तिक दोनों चीज़ में विश्वास करता हूँ, आस्तिक में नहीं हूँ। मैं जो वास्तविक चीज़ें हैं उन पर विश्वास करके काम करना पसंद करता हूँ उस चीज़। अच्छा, नास्तिक बनने का क्या ऐसा बड़ा कारण रहा था आपका? अब ये चलिए, आपने बड़ी जोर से क्वेश्चन पूछ लिया है। हमारे यहाँ देवबंद पड़ता है, वहाँ बाला सुंदरी का मेला लगता है, और हम उस समय उम्र कक्षा 9 में रहे होंगे। हम घड़ी बांध करके, घड़ी थी हमारे पास, जबकि उस समय किसी के पास घड़ी होती नहीं थी। घड़ी बांध कर गए थे, तो हमारा मंदिर में घड़ी चोरी हो गई थी जी। हमने ये सोचा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए हैं, हमारी घड़ी चोरी हो गई है, हमारी रक्षा नहीं कर सकी, तो फिर देवी मंदिर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए तब से फिर हमें एक टीचर मिले, विद्यार्थी जी बड़ला इंटर कॉलेज बड़ला में, उनसे प्रेरणा मिली हमें नास्तिक बनने की। उन्होंने समझा भी विज्ञान के अलावा कोई कुछ नहीं है, पहले जानो फिर मानो। उसके फिर हमें इस तरह से परिस्थितियाँ होती नहीं, फिर हम उसके टोटल नास्तिक बने उसके बाद से। अच्छा सर, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आपने मुजफ्फरनगर में छात्र छात्राओं के लिए एक लाइब्रेरी और स्टेशनरी और किताबों की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके पीछे असल सोच क्या है आपकी? कोरोना काल जब शुरू हुआ था, सभी स्कूल बंद हो गए थे, बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, आवारा हो रहे थे। एक लड़का हमारे गांव का अनिकेत है, बड़ा अच्छा लड़का है, जो हमारे समारोह में भी आया था गांव से। उसने हमसे कहा कि साहब ऐसे ऐसे लड़के बेकार घूम रहे हैं, तो उसने शुरुआत की भीम पाठशाला के नाम से कुछ बच्चों को बैठा करके ट्यूशन पढ़ने की। फिर उसने शुरुआत 5-6 लड़के और जोड़े अपने साथ में, तो उसी भीम पाठशाला तो वहाँ से शुरुआत हुई है। कोरोना काल से स्कूल बंद हो गए, तो फिर लड़के पढ़ते पढ़ते 250 तक संख्या पहुँच गई, जो आज भी 250 पौने 300 के आसपास बच्चे हमारी भीम पाठशाला में पढ़ते हैं। उसमें निःशुल्क शिक्षा सभी के लिए है। लाइब्रेरी की शुरुआत यहाँ से हुई। हमने जब गाँव में गया हूँ सर करीब 3 साल पहले, तो पता चला कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो कस्बे से, गाँव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं। जी जी। तो उनका टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। दूसरे, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं हो 1000-1200 रुपये पर मंथ खर्च कर सके। तो उसी से मैंने उनकी समस्या को देखते हुए मैंने लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। फिर वो ज़्यादातर मैंने अपने पैसे से लाइब्रेरी बनाई है वहाँ पे। उसी से को देखते हुए मैंने फिर लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जो आज भी बादस्तूर मेरी लाइब्रेरी चल रही है। किसी बच्चे से कुछ में पैसा नहीं लिया जाता है। उसमें सभी सुविधाएं, जो शहर की सुविधाएं, वो सभी सुविधाएं वहाँ लाइब्रेरी में गाँव में दे रखी है मैंने। उसमें फ्री कॉस्ट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाईफाई है, 2 AC लगवा रखे हैं। मतलब जो सुविधा शहर में लाइब्रेरी मिलती है, वो सुविधा हमने गाँव में उपलब्ध कराई है। जो चीज़ें आपने झेली, वो चीज़ें आने वाले भविष्य में आपके ग्रामीण वासियों को ना झेलनी पड़े, तो आपने वहाँ के ग्रामीण वासियों के लिए लाइब्रेरी का आपने एक स्थापना करी। हाँ, मैंने बताया ना पहले, मैं जब हम पढ़ते थे तो हमें गांव से कस्बे में रहना पड़ता था जाकर के पढ़ाई के लिए केवल। तो आगे बच्चों को इस तरह का कोई अभाव ना हो पढ़ाई के लिए, तो मैंने लाइब्रेरी की शुरुआत कराई है वहाँ पे।
अच्छा सर, ये बताइए, हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप भविष्य में वकालत के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं। हाँ, मैंने यहाँ के लोगों के, गरीब लोगों की जो देखता हूँ, कचहरी में जाता हूँ तो उनको देखता हूँ लूटते फिरते हुए देखता हूँ, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने वकालत करने का वो किया है। मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर मैं वकालत कर लेता हूँ तो प्रयास करूँगा कि लोगों के, हापुड़ के लोगों की मैं वकालत के माध्यम से सेवा कर सकूँ। सर, अब जो आपका जीवन है उसे एक समाज सेवा के रूप में देना चाहते हैं। हाँ, प्रयास तो ये रहेगा मेरा कि मैं अपना जो जीवन है अपना इसको समाज सेवा में लगाऊं, लोगों की मदद के लिए लगाऊं, और मैं मुझसे किसी को किस तरह का कोई शिकायत ना हो, मेरे से कोई कष्ट किसी को ना हो। अच्छा, ऐसे में आप यूपी पुलिस में कुल कितने वर्षों तक सेवा में रहे और संस्था को लेकर आपके दिल में क्या भावनाएं हैं, कृपया बताइए। मैं सन 1987 में विभाग में आया था और अब 2025 में रिटायर हुआ हूँ। इस तरह तो लगभग 38 वर्ष मैंने इस विभाग को दिए हैं, और विभाग से चूँकि हमें रोजी रोटी मिली है, विभाग से सब चीज़ मिली है, तो अच्छे बुरे अधिकारी होते हैं, अच्छे बुरे साथी भी होते हैं, हर तरह का अनुभव होता है। इसमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। किसी का व्यवहार कैसा है, किसी का व्यवहार कैसा है। हमारे जो इस समय एडिशनल एसपी साहब हैं, उस समय हापुड़, उसमें कानपुर देहात में क्षेत्राधिकारी थे, मुझे इनका बहुत सहयोग मिला। एक घटना हो गई थी, वहाँ पे मैंने इनसे राय ली, मैंने इनके अनुसार कार्य किया, फिर मैं उस घटना से उभर भी गया। फिर बहुत इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और आज भी मेरे अच्छा वो कोऑपरेट किया इन्होंने, विनीत भटनागर जी ने। अच्छा सर, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी बड़ी घटना रही है, कौन सी ऐसा केस आपके लिए वो चुनौती बनकर रहा? मैंने बताया ना, एक घटना कानपुर देहात में घटना हो गई थी, उसकी परिप्रेक्ष्य में मुझे परिस्थितियाँ सामने आई। फिर मैंने देखा मुझसे गलत काम कराने का प्रयास किया जा रहा था, मैंने वहाँ से फिर इस्तीफा भी दे दिया था। उसमें बड़ा 3-4 दिन तक टीवी में हंगामा चला इस्तीफे को लेकर के। फिर मैंने अधिकारियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने अधिकारियों के कहने से फिर वो इस्तीफा वापस लिया। फिर सभी समस्या फिर समाधान हो गया था, तब फिर मैंने इस्तीफा वापस लिया था उस समय। अच्छा सर, ये बताइए, अंत में जब हापुड़ की जनता ने आपके सम्मान में दयाल एजेंसी में एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया, तो उस क्षण आपने क्या महसूस किया और आपके सम्मान के लिए क्षेत्र की जनता व समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने जैसा प्रोग्राम किया गया है दयाल एजेंसी, उसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर मेरे सहयोगियों ने, साथियों ने, हापुड़ के साथियों ने बस प्रोग्राम किया है। और मैं चाहूँगा हापुड़ के लोगों से भी, अगर मान लिया कोई किसी को कोई आवश्यकता किसी उसकी है, उसकी मदद करना चाहते, उसकी मदद करनी चाहिए। हर संभव जो हमसे संभव हो मदद करनी चाहिए, जिससे कि अगले आदमी का थोड़ा अगर कोई कष्ट किसी को हो, उसका कष्ट कुछ दूर किया जा सके उसको। सर, कुछ लोगों की ये भी नाराज़गी है आपके कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं मिला, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आयोजन हुआ है दयाल एजेंसी में रविवार के दिन, वह आयोजन मेरे द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि वह आयोजन मेरे जो सहयोगी, हापुड़ के जो सहयोगी रहे हैं, ठेकेदार ब्रह्मपाल सिंह, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, और सुशील त्यागी जी, पुष्पेंद्र गौतम, और अमरदीप प्रधान जी हैं मुरादपुर गांव के, और खालिद हैं सलाई के उसमें से, और विपिन दीवान जी हैं, सूरजमल, जयकरण और लोकेश मिस्त्री, वो इनके साथियों द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। मुझे भी प्रोग्राम इन्होंने तय करने के बाद जब 5-6-7 घंटे रह गए प्रोग्राम के लिए, तब मुझे इन लोगों ने बताया। इसलिए मेरे द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई, न किसी को आमंत्रित किया गया। यदि इन लोगों की नाराज़गी है तो मैं निकट भविष्य में अपने गांव में या कस्बा पुरगाजी में मुझे कुछ थोड़ा काम करना है, वहाँ पे एक प्रोग्राम छोटा सा रखूँगा, तब इन लोगों को मैं निमंत्रण दूंगा। जिसकी नाराज़गी, उसको प्रयास करूँगा उसकी नाराज़गी दूर हो जाए मुझसे। कैसा प्रोग्राम लगा फिर आपको? प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा, मेरी कहना मेरी उम्मीदों से बढ़कर रहा है जी। जैसे ही उम्मीद थी वैसे। विदाई के बाद कौन किसी को पूछता है? आजकल ज़्यादातर ट्रेंड ये रहता है जिससे हमारा कोई काम निकल सकता हो, कभी कोई काम पड़ सकता हो, आदमी उसी को ज़्यादा पूछता है। अब हम तो विभाग से ही रिटायर हो गए हैं, तो हमसे तो किसी को भला भविष्य में होने वाला नहीं है। उसके बाद भी इन लोगों ने प्रोग्राम किया है, तो इनका कहीं ना कहीं स्वार्थ, कोई अपना उसमें स्वार्थ नहीं रहा है इनका। इसलिए इन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इनका मैं ऋणी रहूँगा इस चीज़ का। मुझसे कोई इनका हापुड़ वालों का ऋण उतर सकता तो मैं प्रयास करूँगा उस ऋण को उतारा जाए। अच्छा, हापुड़ के लिए, हापुड़ वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
हापुड़ के लोग बहुत अच्छे हैं, सम्मान देते हैं मुझे। ये नहीं किसी एक जाति विशेष समुदाय विशेष से, मुझे हर जाति से सम्मान मिला है हापुड़ में। और मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं इस तरह इन लोगों का अगर मैं कोई काम आ सकूँ तो काम आता रहूँ, और ये मुझे ऐसी प्रकार सम्मान मेरा मुझे प्यार मिलता रहे इन लोगों से। सर किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो क्या प्राथमिकता है आपकी? देखिए, किसी भी समाज को या किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा है। शिक्षा अगर नहीं है तो उसके लिए आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। बिना शिक्षा के सब बेकार है। शिक्षा होगी तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी आदमी आगे बढ़ पाएगा। किसी विशेष उसको शिक्षा के अलावा किसी और मैं नहीं जानता हूँ किसी और मामले में किसी लेकर के व्यक्ति को या समाज को तरक्की कर सकता हो। अच्छा सर, ये बताइए गवर्नमेंट से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, किसी भी समाज को या किसी उसको बढ़ने के लिए शिक्षा और चिकित्सा दोनों को ही फ्री होना चाहिए मेरे विचार से। अगर शिक्षा फ्री होगी तो सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और चिकित्सा फ्री होगी तो हर आदमी, चाहे वो गरीब हो तो भी अपना इलाज करा लेगा, अमीर तो अपना इलाज करा ही लेते हैं। लेकिन चिकित्सा फ्री होने से गरीबों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो मेरे विचार से शिक्षा और चिकित्सा ही दोनों सभी लोगों के लिए फ्री होना या उसके लिए होना बहुत आवश्यक है। अच्छा सर, हमें एक ये जानकारी भी मिली थी कि आपने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद भी की, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जब कोरोना काल लगा था उस समय मैं हापुड़ देहात में एसएसआई के पद पर तैनात था। लोग खाने की समस्या को लेकर के कुछ लोग जैसे माइग्रेट कर रहे थे, इधर से उधर अपना छोड़ करके अपने गांव जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। तो उनकी समस्या को देखते हुए हमने फिर जन सहयोग से राशन इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, फिर उससे हमने लोगों की मदद की। कुछ लोगों को जन सहयोग से हमने फिर भोपाल तक भिजवाया, लोगों को गाड़ी करा करके व्यवस्था करा करके। तो उस समय कोरोना काल में लोगों की समस्या को देखते हुए हम लोगों ने राशन आदि का वितरण किया था। वो सब जन सहयोग से हुआ था। आपने सुना विनोद माल्यन जी को, उनके जीवन कार्यकाल के बारे में। अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। मैं शिवा आजाद सहयोगी सुभान खान के साथ। नमस्कार।